NCERT कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 11th का है। तो कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर का हम लोग 1.7 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं जो पढ़ना है, सॉफ्टवेयर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर। अब तक हमने कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक या हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है। लेकिन हार्डवेयर अपने आप में उपयोगी नहीं है। हार्डवेयर को निर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। यह निर्देशों के सेट को सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। अगर हम किसी हार्डवेयर को यूज करते हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। ये दोनों एक दूसरे से घुले हुए हैं। आगे कहता है कि यह कंप्यूटर सिस्टम का वह घटक है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। यह बात कहा गया है सॉफ्टवेयर के लिए कि इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। आगे कहता है कि स्पर्श करना यानी उसको टच करना या भौतिक रूप से देखना, यह भी संभव नहीं है। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके संसाधित किए जाने वाले निर्देश और डेटा शामिल हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा इसमें शामिल हैं जो कि हमें कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करने में मदद करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर कोई भी कार्य को पूरा करता है, यानी ये दोनों मिलकर ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी कार्य को पूरा करता है। आगे कहता है सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है जो निष्पादन और वांछित परिणाम प्रदान करता है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा गया है कि प्रत्येक सॉफ्टवेयर किसी न किसी गणनात्मक उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू या विंडो 7-10, वर्ड प्रोसेसिंग टूल जैसे लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर जैसे VLC प्लेयर और फोटो एडिटर्स जैसे GIMP और लिब्रे ऑफिस ड्रॉ शामिल हैं। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग अनदर कलर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आगे कहता है कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जो भी चीज़ हम लोग हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में सेव करते हैं उससे हम लोग हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब हम लोग उसे प्रिंट करते हैं तो उस दस्तावेज को हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। आगे कहता है कि सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं। सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं कहाँ पे होती है? सॉफ्टवेयर का एकमात्र उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगी और परिचालन योग्य बनाना है। जैसे सॉफ्टवेयर की मुख्य आवश्यकता यह है कि हार्डवेयर को उपयोगी बनाना। हार्डवेयर अपने आप में कुछ है नहीं, उसको कुछ काम करने लायक बनाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जानता है कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को कैसे काम करना है और एक दूसरे के साथ साथ अंतिम उपयोगकर्ता के साथ कैसे संवाद करना है।
मतलब यहाँ पे बोल रहा है यूजर के साथ किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। हम सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश नहीं दे सकते। यहाँ पे कहा गया है कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, यानी यूजर डायरेक्ट नहीं बता सकता है इसे। सॉफ्टवेयर मानव उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे सॉफ्टवेयर जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच डेटा को समझने के लिए कार्य करता है। हार्डवेयर के साथ बातचीत के तरीके और किए जाने वाले कार्यों के आधार पर सॉफ्टवेयर को व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है प्रोग्रामिंग टूल्स और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर के घटक और हार्डवेयर के साथ सीधे बातचीत करके कंप्यूटर को संचालित करने की मूलभूत कार्य क्षमता प्रदान करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जानता है कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को कैसे संचालित करना है। बहुत सारे हार्डवेयर को किस तरह से संचालित करना है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से पता है। यह सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करता है, यानी जो अंतिम उपयोगकर्ता यानी अंतिम यूजर। और यहाँ पे बताया गया है सॉफ्टवेयर किसी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण निम्नलिखित हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर आदि शामिल हैं। ये 3 प्रकार के इसको एग्जाम्पल है, इसलिए इसको इस कलर से हाईलाइट कर देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आगे कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बुनियादी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना अन्य सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रबंधन करता है। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। सिस्टम का उपयोगकर्ताओं को पहुंच और सुरक्षा प्रदान करता है। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, लिनक्स, मैकिन्टोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस। ये सारे के सारे यहाँ पे हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं अनदर कलर से। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है सिस्टम यूटिलिटीज। कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम यूटिलिटी कहलाते हैं। इसके भी एग्जाम्पल को हम लोग अनदर कलर से हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पे। कुछ सिस्टम यूटिलिटीज ऑपरेशन सिस्टम के साथ आती है। उदाहरण के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन टूल और फॉर्मेटिंग यूटिलिटी एंड सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी आदि। यूटिलिटीज का एक और सेट ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं
आते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रदर्शन और को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल और डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे आपके सिस्टम यूटिलिटीज़ का ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे कहता है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है। डिवाइस ड्राइवर को समझने के लिए जैसे कि नाम से पता चलता है कि डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य किसी विशेष डिवाइस के सही कार्य को सुनिश्चित करना है। जब कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कार्य की बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन रोज़ नए डिवाइस और घटक कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े जा रहे हैं। सभी मौजूद और नए डिवाइसों को ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले संचालित नहीं कर सकता, संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी उसके हार्डवेयर कहाँ पे पढ़ रहे थे। सभी मौजूद और नए डिवाइसों को ऑपरेटिंग सिस्टम के अकेले संचालित करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी उसके डिवाइस ड्राइवर को सौंपी जाती है। मम्मी मांडवी के फोन आई था, वह मांडवी के डिवाइस ड्राइवर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह आवश्यक प्रदान करता है सेवाएं डिवाइस के हार्डवेयर स्तर पर किए गए संचालन के विवरण को छुपाकर प्रदान करता है। ठीक एक भाषा अनुवादक की तरह, यानी ट्रांसलेटर की तरह, एक डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और जुड़े हुए डिवाइस के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यानी एक दूसरे को समझाने के लिए सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण चित्र 1.13 में दिखाया गया है। 1.73 प्रोग्रामिंग टूल। यहाँ पे ये चित्र की बात किया जा रहा है कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के रूप में, मतलब यहाँ पे हार्डवेयर को और उपयोगकर्ता के बीच में ये सारे के सारे सिस्टम यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर को बताया गया है। आगे कहता है यही कि कंप्यूटर से कोई कार्य करवाने के लिए हमें निर्देश देने होते हैं। जैसे उपयोगकर्ता यहाँ पे निर्देश दे रहा है, इनपुट डेटा पर लागू किए जाते हैं ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। इन निर्देशों को लिखने के लिए कंप्यूटर भाषाएं विकसित की गई हैं। जो हम लोग बात करते हैं वो भाषाएं कंप्यूटर नहीं समझती है, इसलिए उसे समझाने के लिए कंप्यूटर भाषाएं बनाई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर और मनुष्य पूरी तरह से अलग भाषाएं समझते हैं। जबकि मनुष्य उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की बात किया जा रहा है। मशीन भाषा को समझते हैं। उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में निरंतर रूपांतरण की आवश्यकता होती है। आगे कहता है जिसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। साथ ही निर्देश लिखने के लिए कोड संपादक, यानी जैसे पाइथन और आइडल की आवश्यकता होती है। यहाँ हम संक्षेप में प्रोग्रामिंग भाषाओं, भाषा ट्रांसलेटर और प्रोग्राम विकास उपकरणों का वर्णन करेंगे। यहाँ पे है प्रोग्रामिंग भाषाओं का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मानव के लिए 1 और 0 के रूप में निर्देश लिखना बहुत कठिन है। इसलिए कोडिंग को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित की गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। पहला उच्च स्तरीय भाषाएं, दूसरा निम्न स्तरीय भाषाएं। तो सबसे पहले हम लोग निम्न स्तरीय भाषाएं को समझ लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन निर्भर भाषाएं होती हैं और इनमें मशीन भाषा और असेंबली भाषा शामिल होती है। मशीन भाषा में निर्देश लिखने के लिए 1 और 0 का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर सीधे समझता और निष्पादित करता है। लेकिन मशीन भाषा में कोड लिखना कठिन होता है, क्योंकि सभी ऑपरेशन कोड और मशीन पते याद रखने होते हैं। साथ ही मशीन भाषा में लिखे गए कोड में गलतियां यानी त्रुटियां और ढूंढना भी कठिन होता है। आगे कहता है कि कोड लिखने को सरल बनाने के लिए असेंबली भाषा विकसित की गई, जो 1 और 0 के बजाय अंग्रेजी जैसे शब्दों और प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति देती है। लेकिन इस भाषा में कोड लिखने की एक बड़ी कमी यह है कि कोड कंप्यूटर विशिष्ट होता है, अर्थात एक प्रकार के सीपीयू के लिए लिखा गया कोड दूसरा सीपीयू नहीं समझ पाता है या नहीं उपयोग कर पाता है। आगे कहता है उच्च स्तरीय भाषाएं मशीन स्वतंत्र होती है और कोड लिखने में सरल होती है। निर्देश अंग्रेजी जैसे वाक्यों को उपयोग करते हैं और प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा नियमों के एक सेट का पालन करती है। इसमें उच्च स्तरीय भाषाएं लिखने पे ये सरल हो गया कि हम किसी भी अंग्रेजी शब्द को उसमें उपयोग कर सकते हैं, जो प्राकृतिक भाषाएं के समान होती है जो हम लोग बात करते हैं। हालांकि ये भाषाएं सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी नहीं जाती है, इसलिए उच्च स्तरीय भाषा को कोड को मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए कुछ अनुवादकों की आवश्यकता होती है, जो कि एग्जाम्पल में बताया गया है। C++, जावा, पाइथन आदि शामिल हैं। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। आगे कहता है भाषा अनुवादक, ट्रांसलेटर का बात कर रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आगे चूंकि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को समझ सकता है, इसलिए असेंबली या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन में परिवर्तित करने के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता होती है। असेंबली या उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कोड सोर्स कोड कहलाता है। असेंबली या उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया कोड या प्रोग्राम वो कोड सोर्स कहलाता है और कोड सोर्स को अनुवादक द्वारा मशीन द्वारा समझने योग्य रूप में परिवर्तित किया जाता है जब तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जब अनुवादक इसको कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को तो इसको फिर ऑब्जेक्ट कोड हम लोग बोलते हैं। जैसे कि चित्र 1.14 में दिखाया गया है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर भाषाएं के विभिन्न प्रकार होते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए विभिन्न अनुवादकों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले 3 प्रकार के अनुवादक हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये 3 प्रकार के अनुवादक हैं। जो अनुवादक असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। आगे कहता है अब जब इसको अनुवादक असेंबली भाषा को लिखे गए कोड को मशीन भाषा में जब इसको कन्वर्ट कर देता है या उपयोग किया जाता है तो उसे असेंबलर कहा जाता है। ये बोल रहा है, इसको हटा देते हैं।
हाँ, इसको हाईलाइट कर देते हैं ये कलर से, ये कलर जरूरी है। प्रत्येक असेंबलर केवल एक विशिष्ट माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट को समझ सकता है, इसलिए मशीन कोड पोर्टेबल नहीं होता। हमें उच्च स्तरीय भाषा यानी सोर्स कोड में लिखे गए कोड को कंप्यूटर द्वारा निष्पादन के लिए मशीन समझने योग्य रूप मशीन कोड में बदलने के लिए भी अनुवादकों की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय भाषा यानी सोर्स कोड को हम लोग इसको बदलते हैं मशीन कोड में, तो हम लोग को अनुवादकों की आवश्यकता होती है, ये बोल रहा है। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। यही जो है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, यही सब जो है मशीन कोड में इसको परिवर्तित करता है। यदि कोड भाषा के सभी व्याकरणिक नियमों का पालन करता है तो इसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। एक बार अनुवादक होने के बाद कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। जब एक बार इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन कोड में तो फिर इसको कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। एक इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवादित करने के बजाय एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करता है। ये बोल रहा है इसकी कमी है इंटरप्रेटर की, मतलब एक बार में एक ही पंक्ति का अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर एक पंक्ति लेता है, यदि वह पंक्ति व्याकरण रूप से सही हो तो उसे निष्पादन योग्य कोड में बदलता है मशीन कोड में, और फिर सोर्स कोड को सभी पंक्तियां के लिए एक प्रक्रिया दोहराता है इसी प्रकार से। इसलिए जब भी सोर्स कोड को निष्पादित करना होता है तो इंटरप्रेटर की आवश्यकता हमेशा होती है। आगे कहता है प्रोग्राम विकास उपकरण। जब भी हम प्रोग्राम लिखने का निर्णय लेते हैं तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। एक एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें यह टेक्स्ट फाइल बनाने की अनुमति देता है जहां हम निर्देश टाइप करते हैं और उस फाइल को सोर्स कोड के रूप में संग्रहित करता है। फिर निष्पादन के लिए ऑब्जेक्ट कोड प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अनुवादक यानी जो भी दिया हुआ था इंटरप्रेटर उसके सहायता से उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम विकास को सरल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसमें टेक्सचर एडिटर, बिल्डिंग टूल्स ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम लोग किसी अनदर कलर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, इसी कलर से डार्क कर देते हैं। IDE टाइप कंपाइलर डिबग किया जा सकता है। आगे है कि पाइथन आइडल के अलावा नेटबीन्स, इक्लिप्स, एटम और लेजर कुछ अन्य IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के उदाहरण हैं। डिबगर जैसे कि नाम से पता चलता है कि सोर्स कोड में कुछ गलतियां पता लगाने और उन्हें सुधारने वाले सॉफ्टवेयर को डिबगर कहा जाता है। आगे क्या कहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिबगर के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की मूल कार्य क्षमता प्रदान करता है। हालांकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, इसलिए अंतिम उपयोगकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सॉफ्टवेयर श्रेणी की आवश्यकता होती है। यह विशिष्ट सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी है
उसकी सहायता से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो व्यापक वर्ग हैं, सामान्य प्रयोजन और एक है अनुकूलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। सामान्य अनुप्रयोग के लिए विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सामान्य रूप से बड़े दर्शकों की सेवा करते हैं उन्हें सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस प्रकार के तैयार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट टूल्स, कैलकुलेटर किसी भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा गणना करने के लिए, मतलब बोल रहा है कि कैलकुलेटर किसी भी उपयोगकर्ता को गणना करने के लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग या जो भी चीज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। खाता शीट बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, जिम्प और मोज़िला वेब ब्राउज़र, आईट्यून आदि। ये सारे के सारे हम प्रयोजन सॉफ्टवेयर है, सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। अनुकूलित सॉफ्टवेयर जो हम लोग केवल खुद के लिए, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह कस्टम या टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशिष्ट संगठन या व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित किए जाते हैं। यह व्यक्तिगत या संगठन की ज़रूरतों के अनुसार बेहतर होते हैं क्योंकि इन्हें विशेष आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इसको हम लोग अपने काम के लिए इस एप्लीकेशन को बनाते हैं, इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो इसे हम लोग यूज करते हैं स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर, लेखांकन सॉफ्टवेयर में इस तरह से शामिल करते हैं। यह ऐसा है जैसे कपड़ा खरीदना और अपनी पसंद से फिटिंग और रंग कपड़े के साथ दर्जी से तैयार करवाना या बनवाना। स्वामित्व या मुक्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स अपना सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर जनता को मुफ्त में प्रदान करते हैं। जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में हम लोग को मिलते हैं ताकि एक दूसरे की मदद हो सके, इसे और विकसित और सुधार कर सके। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग मुक्त और मुक्त सोर्स सॉफ्टवेयर को हम लोग फोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू का सोर्स कोड किसी भी योग्य व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है जो इसे सुधारना या नई कार्यक्षमता जोड़ना चाहता है। फोर्स के अन्य उदाहरणों में पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोज़िला फायरफॉक्स आदि शामिल है। ये सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि फोर्स में कौन कौन से क्या क्या शामिल है। आगे कभी कभी सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए मुफ्त उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब भी इस तरह के सोर्स कोड हमें उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग फ्रीवेयर कहा जाता है, जो हम लोग को फ्री में नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। जैसे फ्रीवेयर का एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। फ्रीवेयर का एग्जांपल है ये, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये 3 एग्जांपल हैं, स्काइप, एडोब रीडर, ये सारे फ्रीवेयर के एग्जांपल हैं। जब उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को उस विक्रेता से खरीदना होता है जिसके पास उस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होता है तो इसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब जिस पे कॉपीराइट लगा हुआ होता है उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, मतलब किसी का अपना सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडो, टैली, क्विक हेल्प आदि। एक सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जो है फ्रीवेयर, ओपन सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हो सकते हैं। यह उस व्यक्ति या समूह पे शर्तों और नियमों पर निर्भर करता है जिसने उसे सॉफ्टवेयर को बनाया या विकसित किया है।
आगे हम लोग अगले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे।